हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है पदार्थ के वर्गीकरण का। यह तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले हमने पदार्थ के वर्गीकरण, तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उससे जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में। उसके बाद अगला जो पार्ट 2 आया था पदार्थ के वर्गीकरण का, पार्ट 2 पिछला वीडियो था, उसमें हमने पढ़ा था पदार्थों को मतलब मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में। उसके बाद भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विलयन, निलंबन और कोलाइड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विलयन के बारे में समझते हैं या वास्तविक विलयन। तो चलिए विलयन की परिभाषा लिखिए पहले। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम पानी में चीनी घोल दें, क्या घोल दें? चीनी। तो चीनी संपूर्ण पानी में चीनी बराबर मात्रा में घुल जाएगा। समांगी कहने का अर्थ क्या? कि सभी जगह पर संघटन क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि इतना दूर जितना चीनी मिला होगा, इतने आयतन में जितना चीनी मिला होगा, ठीक उतने ही आयतन में दूसरे जगह को भी लेंगे तो उतना ही चीनी मिला हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि इसका संघटन क्या होगा? हर जगह पर समान होगा। मतलब चीनी पूरे द्रव में बराबर मात्रा में मिला होगा। चीनी पूरे जल में बराबर मात्रा में मिला होगा, ठीक है। तो जब पूरे जल में बराबर मात्रा में मिला हुआ रहेगा तो उसको हम कहेंगे समांगी। क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। क्लियर? तो चीनी और पानी का मिश्रण जो होगा वो समांगी होगा, तो यह एक विलयन होगा। क्या होगा? विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अगर हम इसके अंदर नमक भी मिला दें तो क्या हो गया? यहाँ 3 पदार्थ हो गए। अभी नमक और मतलब जल और चीनी है तो 2 पदार्थ है। अगर हम इसमें चीनी भी मिला मतलब नमक भी मिला दें तो कितना हो जाएगा? तब 3 पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें अल्कोहल भी मिला दें तो सभी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे और एक तरह का विलयन बनेंगे। तो 2 से अधिक पदार्थ भी विलयन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। अब विलयन में आपको 2 चीजें समझनी है। हर विलयन में 2 मतलब महत्वपूर्ण बातें जाननी है आपको। पहले ये बात कि विलयन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय मिलकर के विलयन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे आपको हम समझाते हैं। विलायक क्या होता है? तो विलायक वह होता है जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है। जैसे जल चीनी को अपने अंदर घोल लेता है ना, तो जो किसी पदार्थ को घुला सकता है उसे हम कहेंगे विलायक, क्योंकि यह उसमें घोलाने की शक्ति, घोल लेता है, इसलिए हम इसको घोलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक। क्या कहेंगे? घोलक। और विलेय क्या होगा? जो घुलेगा, जो किसी पदार्थ में घुल जाएगा उसे क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। जैसे चीनी, ठीक है। तो चीनी और जल के मिलने से शरबत बना और यह क्या है? विलयन है, ठीक है। तो विलायक को घोलक भी कहते हैं और विलेय को घुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? घुल्य। तो घोलक और घुल्य मिलकर के क्या बनेगा? घोल। तो एक तरह का जो घोल होगा वही क्या है? विलयन है। क्या है? विलयन। अब आगे देखिए, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। इसको एक तरह से अब हम डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम और इसे कहते हैं विलेय को परिक्षेपित कण। परिक्षेपित कण। जैसे शरबत में परिक्षेपण माध्यम कौन है? तो जल है, ठीक है। और परिक्षेपित कण कौन है? तो चीनी है, ठीक है। अब
विलायक और विलेय की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। आप विलेयन के बाद इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, जो भी क्लास 9 के बच्चे नोट करेंगे और जो अदर क्लास मतलब कि जो कंपटीशन के लिए इसको देख रहे हैं वो बस सुनेंगे, आपको ध्यान में रहेगा, ये सब बातें ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको याद रहेगा ऐसे ही। तो घोलक और घुल्य मिलकर के घोल बनाते हैं, मतलब कि विलायक और विलेय मिलकर के विलयन बनाते हैं। अब आप ही बताइए, दोनों की परिभाषा अगर हमको लेना हो, दोनों की परिभाषा अगर हमको लेना हो तो हम सीधी तरह से यह कह सकते हैं कि विलयन में, आपको ये बताइए कि विलयन में किसकी मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा अधिक होगी या विलायक की मात्रा अधिक होगी? तो सीधी बात है कि अगर शरबत एक विलयन है तो उसमें किसकी मात्रा अधिक है? जल की। और जल क्या है? विलायक। जल क्या है? विलायक। तो विलयन में इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखिएगा आप, विलयन लिख करके डैश दीजिएगा और परिभाषा लिखो कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। विलायक कहते हैं। और घुल्य या विलेय की परिभाषा क्या हो जाएगी कि विलयन में इसकी परिभाषा हो जाएगी, विलेय की परिभाषा हो जाएगी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, आप और तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं इसको तो और तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं परिभाषा? और तो हम विलायक की परिभाषा कर सकते हैं कि किसी विलयन में जो घोलने वाला होता है, जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल सकता है, जैसे पानी चीनी को अपने अंदर घोल लेता है, तो जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल सकता है उसको हम विलायक कहेंगे। और जो पदार्थ विलयन में घुलता है, घुलने वाला जो पदार्थ है, जैसे चीनी घुलता है, तो जो घुलने वाला पदार्थ है उसे घुल्य या विलेय कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा आप नोट कीजिएगा। चलिए, अब इस दोनों को आप समझ चुके हैं, मिटाते हैं। जैसे विलायक कौन होगा? तो जल। ठीक है, हम क्या किए हैं कि दो द्रव को मिलाए हैं, ध्यान दीजिएगा, जल प्लस अल्कोहल, इस दोनों को मिला दिए। अब बताइए, जल और अल्कोहल को मिला दिए हैं और जल ज्यादा लेंगे तो जल विलायक होगा, अगर अल्कोहल ज्यादा लेंगे तो अल्कोहल विलायक होगा। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी को हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब विलयन में हम इन तथ्यों पर ध्यान देंगे, विलयन के प्रकार को देखते हैं। विलयन क्या देखते हैं? प्रकार को। इसको नोट कीजिएगा, वीडियो रोक करके हम मिटाते हैं इसको। अब देखिए विलयन के प्रकार। तो विलयन अगर हम घोल के रूप में, मतलब विलायक के रूप में देखें तो विलयन दो प्रकार के होंगे। एक हो जाएगा जलीय विलयन और दूसरा हो जाएगा अजलीय विलयन। अगर इंग्लिश देखें तो जलीय विलयन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन और इसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए जलीय विलयन नाम से ही क्लियर है, आपको इसमें रटना नहीं है। जलीय विलयन वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल होगा, जिसमें विलायक के रूप में जल होगा उसे क्या कहेंगे? जलीय विलयन कहेंगे। आप लिखिएगा पूरा, उसे जलीय विलयन कहते हैं। और अजलीय विलयन किसको कहेंगे? तो जिसमें विलायक के रूप में जल न हो। तो जल ना हो तो क्या क्या हो सकता है? तो जल ना हो लेकिन क्या हो सकता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है, तो इसको हम कार्बनिक विलयन भी कह सकते हैं। जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कोई विलयन बना है तो उसे हम मतलब कार्बनिक विलयन कह सकते हैं। अल्कोहल रहे, बेंजीन रहे,
ये सब एक द्रव है, क्या है, जैसे पानी द्रव है उस तरह से ये सब भी द्रव है। तो पानी में जब घोलेंगे कोई चीज, ठीक, तो वो होगा जलीय विलयन, जैसे पानी और चीनी, जैसे जल प्लस चीनी, जल प्लस नमक, जल प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो जल के साथ किसी चीज को घोलेंगे, जब जल होगा विलायक के रूप में, तो उसे हम कहेंगे क्या, जलीय विलयन। अगर जल नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि हम आयोडीन और अल्कोहल को घोलते हैं, अब यहाँ जल है क्या, दोनों विलेय और विलायक दोनों में से कोई जल है नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, अजलीय विलयन। क्या कहेंगे, अजलीय विलयन। और ये आयोडीन और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को ही टिंचर आयोडीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंचर आयोडीन। इस चीज को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि आयोडीन और अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के मिश्रण को कहते हैं हम टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। और इसका कहाँ काम आता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में यह उपयोग में लाया जाता है। टिंचर आयोडीन का उपयोग कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में या एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे कहीं पर कट गया, घाव है, घाव को साफ करना है, इन सब जगहों पर हम टिंचर आयोडीन का उपयोग करते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गए जलीय और अजलीय विलयन के रूप में इसका वर्गीकरण। अब विलयन को हम और रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त विलयन के रूप में। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल में नोट कीजिएगा। चलिए अब देखिए, हम लेंगे विलयन के गुण को पहले समझते हैं। विलयन के गुणों को समझ लेते हैं। अजलीय अजलीय विलयन तो हमने देख लिया, अब विलयन के गुणों को देखिए। तो विलयन का सबसे पहला गुण लिखिए, आप लिखिएगा विलयन के गुण, और सबसे पहला गुण लिखिएगा कि विलयन समांग मिश्रण होता है। विलयन कैसा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा विलयन में विलेय के कण विलायक के कणों के बीच रिक्त स्थान में स्थित रहते हैं। इसको हम समझाते हैं। देखिए, विलयन में विलेय के जो कण होंगे वो विलायक के कणों के बीच रिक्त स्थान में स्थित होते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि यह जल है, तो ये जल के कण है। किसके कण है, जल के कण, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, और हम इसके अंदर चीनी डालते हैं। क्या डालते हैं, चीनी। तो ये चीनी का कण है, इसके अंदर चीनी डालेंगे तो देखिए जल के कणों के मध्य बहुत सारे खाली स्थान है ना, तो ये चीनी के कण इन्हीं खाली स्थानों में जाकर के भर जाते हैं, ठीक है। इन्हीं खाली स्थानों के अंदर जाकर के क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि विलयन में विलेय के जो कण होंगे, मतलब चीनी क्या है, विलेय है, तो विलेय के कण, और जल क्या है, विलायक, तो विलायक के रिक्त स्थानों में, कणों के रिक्त स्थानों में जाकर के स्थित रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा तीसरा, कि ये छन्ना पत्र के आर पार हो जाते हैं, ठीक है। इसे मतलब कि विलायक से विलेय को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम चाहें कि जैसे चीनी और पानी को घोल दिया हमने, या चीनी और पानी और नमक को घोल दिया, तो ये क्या है, विलयन। क्या आप उसको छान करके अलग अलग कर सकते हैं, चीनी और पानी को, या नमक और पानी को? नहीं कर सकते हैं। तो विलयन में विलेय को, मतलब विलेय के कणों को आप छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा नंबर 4, कि विलेय जो होता है, विलयन में
विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे चीनी और पानी को अगर आपने घोल दिया है तो आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी चाहेंगे कि हम चीनी और पानी के कणों को अलग अलग देख ले तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट है, और क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसके कणों का आकार जो होता है विलियन में, विलेय के कणों का जो आकार होता है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, विलियन में विलेय के कणों का आकार काफी छोटा होता है। इसके कणों का व्यास के कणों का प्रसार या व्यास 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है लगभग में। ठीक है, कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। किसका? तो वास्तविक विलियन के कणों का आकार। इसलिए ये हमको न सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा, छन्ना से भी आर पार हो जाएगा, छन्ना पत्र के आर पार हो जाएगा, मतलब इसको छान करके हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को आप समझ लीजिए, ये है विलियन के गुण। ठीक है, अब चलिए विलियन के गुण के बाद हम 3 तरह के विलियनों को देखते हैं, असंतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटाते हैं, वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं असंतृप्त विलियन। ये संतृप्तता के आधार पर विलियन के प्रकार 3 प्रकार, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। तो असंतृप्त विलियन देखते हैं। परिभाषा इसका लिखिएगा कि निश्चित ताप पर, निश्चित किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता हो तो उसे असंतृप्त विलियन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी निश्चित ताप पर, मान लेते हैं कि हम जल लेते हैं और इसमें कोई पदार्थ नमक घोल देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ क्या लिया कि यहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रखा, कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस पर हमने, ये पानी है, मान लेते हैं कि 100 ml है, और इस 100 ml में हमने 5 ग्राम चीनी घोला, कितना? या 5 ग्राम नमक घोला, तो 5 ग्राम नमक घुल गया इसमें। ठीक है, हम और नमक घोलेंगे तो घुलेगा? तो हाँ घुल जाएगा। हम और नमक तो इसमें घोल सकते हैं ना, तो हाँ घोल सकते हैं, मतलब कि यह संतुष्ट नहीं है, अभी संतुष्ट है नहीं, इसको और नमक चाहिए अभी। तो इसका अर्थ है संतुष्ट नहीं है, मतलब कि यह असंतृप्त है। कैसा है? असंतृप्त। जब किसी निश्चित ताप पर यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता हो, तो इसमें तो अभी और क्षमता है कि और को घोल सकता है इस ताप पर, तो और क्षमता है, अतः यह कैसा विलियन है? तो असंतृप्त विलियन है। और यदि इससे अधिक घोलने की क्षमता नहीं होती तब हम क्या कहते हैं कि वह संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त। तो चलिए दूसरा है संतृप्त विलियन, लिखिए संतृप्त विलियन। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, या इसी से लिख लीजिए, इसको हम समझ लेते हैं संतृप्त विलियन। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, किसी निश्चित ताप पर यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता न हो, और अधिक विलेय घोलने की क्षमता न हो, तो उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलियन। फिर उसी तरह से एग्जांपल समझिए कि अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 100 ml जल है, ठीक है, और 100 ml जल है और तापमान हमने 20 डिग्री सेल्सियस रखा है,
और इसमें हमने 5 ग्राम नमक घोला। कितना? 5 ग्राम नमक। तो 5 ग्राम नमक घोला, घुल गया आसानी से। हमने 10 ग्राम और रख दिया तो अब कितना हो गया? 15 ग्राम। ठीक है, अब और अधिक नहीं घुल रहा है, और अधिक नमक इसमें नहीं घुल रहा है, मतलब कि यह 15 ग्राम में ही क्या हो गया? संतुष्ट हो गया, संतृप्त हो गया। ठीक है, सैचुरेटेड हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 ग्राम जो हो गया इसका क्या हो गया? संतृप्तता हो गया, मतलब कि 15 ग्राम नमक से ही क्या हो गया? ये संतृप्त हो गया, और अधिक नहीं घोल सकता है अब यह, और अधिक नहीं घुल रहा है, मतलब कि यह क्या हो गया? संतृप्त हो गया। ठीक है, तो जब और अधिक घोलने की क्षमता न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, अब अगला है अति संतृप्त विलयन। तो चलिए हम देखते हैं अति संतृप्त विलयन, इसको नोट कर जाइएगा। किसी निश्चित ताप पर यदि विलायक में, किसी निश्चित ताप पर यदि विलायक में संतृप्त होने के बाद भी, ठीक है, निश्चित ताप पर विलायक में संतृप्त होने के लिए आवश्यक विलेय से अधिक घुला रहे तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। मतलब कि देखिए यहाँ ध्यान से, हमने उस समय क्या देखा था कि 15 ग्राम हमने इसमें नमक घोला, उसके बाद अब घुल नहीं रहा, मतलब संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त। लेकिन अब और अधिक यह घोल सकता है, इसमें हमने जबरदस्ती और अधिक क्या किया है? इसमें 5 ग्राम और घोल दिया है, 5 ग्राम और घोल दिया, तो ये क्या हो गया? 15 ग्राम पर तो संतुष्ट हो गया था, संतृप्त हो गया था, लेकिन हमने 5 ग्राम और घोल दिया, तो ये क्या हो गया कि अपने संतृप्त होने के बाद भी और अधिक घोल रहा है या घुला हुआ है इसमें, तब हम इसको क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। तब क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन की पहचानने का मतलब अति संतृप्त विलयन को पहचानने से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। आपसे पूछा जाएगा कि आप अति संतृप्त विलयन को कैसे पहचानेंगे? अति संतृप्त विलयन को पहचानने का एक आसान तरीका है कि अति संतृप्त विलयन को पहचानने के लिए क्या करेंगे आप कि जैसे इसमें नमक का घोल है और ज्यादा घुला हुआ है, नमक क्या है? ज्यादा घुला हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि अगर इसमें एक नमक का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे, ढेला डाल देंगे, तो जो भी अतिरिक्त घुला हुआ है ना, जो भी अतिरिक्त नमक घुला हुआ है वो सब आकर के इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, सब वापस आकर के इस नमक के ढेले में आकर के चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है किसका? अति संतृप्त विलयन को पहचानने का। ठीक है, तो इस तरह से हम अति संतृप्त विलयन को पहचान सकते हैं। अब अगला चीज है हमारा विलेयता। ठीक है, तो चलिए विलेयता की परिभाषा लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे हम समझते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले वीडियो रोक करके, इसकी परिभाषा को, उसके बाद हम आगे समझते हैं। देखिए, निश्चित ताप एवं दाब पर, यहाँ पर ताप और दाब दोनों क्या रखना है? निश्चित रखना है। तो निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, सपोज कीजिए हम 100 ग्राम कोई विलायक लेते हैं, जैसे जल ले लेते हैं, क्या लेते हैं? जल। कितना? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, विलेय हम ले लेते हैं नमक, ठीक है, तो विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा मतलब उतनी मात्रा जिससे विलयन क्या हो जाए? संतृप्त हो जाए, जिससे विलयन क्या हो जाए? संतृप्त हो जाए। ठीक है, तो संतृप्त हो जाए तो विलेय की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उस मात्रा को ही क्या कहते हैं? हम विलेयता कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से कि जल हमने 100 ग्राम लिया है, अब नमक को अगर हम 34 लगभग 34 ग्राम नमक इसमें हम घोल सकते हैं। कितना ग्राम नमक घोल सकते हैं? 34 ग्राम नमक इसमें हम घोल सकते हैं। और जब हमने 34 ग्राम नमक घोल दिया, उसके बाद और नमक नहीं घुल रहा है इसमें। कितना तक घुला? 34 ग्राम तक नमक इसमें घुला, और अधिक नहीं घुला है। 100 ग्राम जल में 34 ग्राम नमक घुल गया, अब और ज्यादा नहीं घुला है। तो जब और ज्यादा नहीं घुला है मतलब क्या हो गया कि विलयन क्या हो गया?
संतृप्त हो गया और अधिक घुलने की क्षमता न है, मतलब संतृप्त। तो यह संतृप्त हो गया, तो संतृप्त करने के लिए जितना मात्रा विलय की लगी उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसी मात्रा को हम कहते हैं विलयता। ठीक है, तो यहाँ पर जल में नमक की जो विलयता हो गई वो क्या हो गई 34 ग्राम, क्योंकि उतना ही पर वो क्या हो रहा है, संतृप्त हो रहा है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की विलयता के बारे में हम अगला टॉपिक देखेंगे। विलयता देख चुके हैं, अब इस पर प्रभाव देखते हैं। और विलयता पर ताप और दाब के प्रभाव से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और काफी कंफ्यूजन देता है बच्चों को। तो आइए हम समझते हैं विलयता पर ताप और दाब का प्रभाव। नोट कीजिएगा टॉपिक, विलयता पर ताप और दाब का प्रभाव। ठीक है, चलिए हम एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, और इस पर नीचे से हम इसको गर्म करने की भी व्यवस्था करते हैं और यहाँ ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं जिससे क्या दिया जा सकता है, इसको इस पर दाब दिया जा सकता है। हमने इसके अंदर जल लिया है, क्या लिया है, जल या कोई भी द्रव ले सकते हैं आप, और इसमें हम घोलना चाह रहे हैं चीनी। क्या घोलना चाह रहे हैं, चीनी। जल क्या है, द्रव, ठीक है, चीनी क्या है, ठोस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको घोल रहे हैं, हम यहां से पहले गर्म नहीं कर रहे हैं, हम पहले देखते हैं दाब का प्रभाव कि द्रव में ठोस को घोलना है, किसमें किसको घोलना है, द्रव में ठोस को घोलना है। तो देखिए हम द्रव में ठोस को घोलना है, ठीक, क्योंकि द्रव जल है और ठोस चीनी ठोस है। तो जब चीनी का घोल रहे हैं इसमें और हम यहाँ पर क्या करते हैं, दबाव बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, दबाव। तो आप अगर द्रव में ठोस की विलयता के लिए अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्या दाब बढ़ाने से जल्दी पिघल जाएगा या जल्दी घुल जाएगा, तो इसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, इसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि द्रव में ठोस की विलयता दाब बढ़ाने पर प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि द्रव में ठोस की विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या अगर पड़ता भी तो बहुत ही निम्न पड़ता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर गैस रखते, क्या रखते, गैस, तो क्या यहाँ पर हम ठोस को हटा रहे हैं और हमने किसको अब मिलाना शुरू किया है, गैस को। तो अगर यहाँ गैस रहता तब क्या होता, अगर गैस रहता तब क्या होता, तो गैस तो उड़ता है ना, गैस की प्रकृति क्या है, वो फैलेगा, उड़ेगा ना। लेकिन अगर इसको हम दबा देंगे तो इसको मजबूरन कहाँ आना पड़ेगा, इसमें आकर के घुलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आकर के घुलना पड़ेगा। तो दाब बढ़ाने पर गैस आसानी से घुल गया, किसमें, द्रव में। दाब बढ़ाने पर गैस क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ तक लिया है, यहाँ तक, तो क्या होगा, जितने भी गैस थे वो सब कहाँ आ जाएंगे, द्रव के अंदर घुल जाएंगे, आकर के विलीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दाब बढ़ाने से यहाँ पर घुलनशीलता क्या हो गई, बढ़ गई, तो विलयता क्या हो गई, बढ़ गई, घुलनशीलता या विलयता क्या हो गई, बढ़ गई। तो द्रव में गैस की विलयता दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है ना। यहाँ पर हम अगर और अधिक भी गैस रखते, फिर भी दबाव डालते, तो सब गैस कहाँ घुस जाता, द्रव के अंदर घुस जाता, तो घुल जाता ना, मिल जाता। तो दाब बढ़ाने से विलयता क्या होगी, गैस की विलयता, द्रव में गैस की विलयता बढ़ेगी, जबकि ठोस की विलयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं, हमने दाब का प्रभाव देख लिया, द्रव में ठोस और गैस पर दाब का प्रभाव देख लिया। अब हम देखते हैं ताप का प्रभाव, कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए दाब को हटाते हैं और हमने क्या रखा है यहाँ, द्रव। अब हम लेते हैं फिर से ठोस, चीनी, और यहां से ताप देते हैं। क्या देते हैं, ताप।
गर्मी। अब देखिए, आप जैसे द्रव को गर्म करना हम शुरू करेंगे तब क्या होगा, द्रव को गर्म करने से यह प्रभाव पड़ेगा कि चीनी क्या होगा, जल्दी पिघल जाएगा। चीनी क्या होगा, पिघलेगा, और जब चीनी पिघलेगा तो आसानी से मिल जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ, आसानी से मिल जाएगा, मतलब कि चीनी के कण जो है वो दूर दूर होने लगेंगे तो आसानी से पिघल जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि द्रव में चीनी क्या है, ठोस, तो द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में ठोस की विलेयता, नोट करेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनता है। द्रव में ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना, इसमें और अधिक आप चीनी रख देंगे फिर भी क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा, है ना। तो विलेयता बढ़ गई ना, और अधिक घोल पा रहा है यहाँ, तो विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। तो चलिए, द्रव में ठोस की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम समझते हैं। यहीं पर अगर हम इस ठोस को हटा देते हैं, अब हम जल में चाहते हैं गैस को रखना। किसको रखना है, गैस को। यहां पर गैस है, क्या है, गैस। अब देखिए, गैस तो ऐसे ही, तो हम देखते हैं कि ताप का प्रभाव गैस की घुलनशीलता पर क्या पड़ता है। तो देखिए, ये द्रव है जल, और ये क्या है, गैस। तो गर्म करेंगे हम, जैसे गर्म करेंगे ये क्या होगा, गैस तो और ऊपर चला जाएगा ना, गर्म करने पर गैस तो और तेजी से ऊपर भाग जाएगा। तो क्या इसमें घुलेगा, इसकी घुलनशीलता बढ़ेगी, नहीं, और कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप सीधे पॉइंट लिखिए कि द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घट जाती है। ताप बढ़ने पर क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि और अधिक घुलना चाहिए तो ये तो ऊपर ही उड़ जाएगा, तो घुलेगा तो कम, तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि घट जाती है। अब इसके बाद एक पॉइंट समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि जो थम्स अप या पेप्सी या स्प्राइट के जो बोतल होते हैं सोडा वाटर के, वो क्या होते हैं, काफी मोटी होते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो बोतल होते हैं ये काफी मोटे बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो द्रव होता है, इस द्रव में CO2 गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचिए, ये द्रव है और CO2 क्या है, गैस है। तो द्रव में गैस घोलना है, द्रव में क्या करना है, गैस को मिलाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से दाब बढ़ा देते हैं, अधिक दाब पर, अधिक दाब पर। ठीक है, तो अधिक दाब दे करके तब इसके अंदर हम गैस को मिलाते हैं। इसको मिलाते हैं, गैस को कैसे मिलाते हैं, अधिक दाब देते हैं, दबाव को बढ़ाते हैं, तब जाकर के गैस क्या होता है, घुलता है। क्योंकि हमने देखा द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये CO2 दाब बढ़ाने पर जाकर के घुलता है। और यहाँ से जो हम दबाव देते हैं, इसके अंदर गैस को भरने के लिए जो दबाव देते हैं, तो उस दबाव को सहन करने के लिए इस बोतल को क्या किया जाता है, मोटे कांच का या मजबूत बनाया जाता है। अगर ये पतला रहेगा तो क्या होगा, इस दबाव के कारण ये टूट जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर CO2 गैस भरा रहता है। आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से बना लेंगे। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सोडा वाटर के जो बोतल होते हैं वो काफ़ी मजबूत बनाया जाता है, क्यों, तो आप सीधा आंसर देंगे कि उसके अंदर द्रव में CO2 गैस को उच्च दाब पर भरा जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ भरा जाता है। ठीक है, तो बोतल टूट न जाए, इससे बचाव के लिए ही इस बोतल को क्या किया जाता है, मजबूत और मोटे कांच का बनाया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ से जो भी प्रश्न उठते हैं उन सबको आप आसानी से बना पाएंगे। एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर का, जिसमें मैं इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं विलयन के सामर्थ्य से, और निलंबन और कोलाइड पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे आपसे पूछा जाता है ब्राउनियन गति, उसके बाद कोलाइड के बारे में, टिंडल प्रभाव के बारे में, तो इन सब पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रक्त क्या है, कोलाइड है या फिर निलंबन है, कीचड़ क्या है, इन सब प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।